Good morning, all of you. After the first chapter of class 12th history, now we come on second chapter. फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ में बिलोंग कर रहा था, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों ने रीड आउट करी. नाउ इसके बाद में हम लोग जब है ना क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के ऊपर आते हैं थीम फर्स्ट के, तो आप याद रखिएगा कि ये चैप्टर जो है ये चैप्टर फर्स्ट के साथ में ही कंटिन्यूएशन के अंदर है. इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग तीन मेजर पार्ट्स को हम लोग रीड आउट करेंगे, तीन मेजर एस्पेक्ट्स जिनको हम लोग लेकर चलेंगे. पहला जो है वो किंग्स का, दैन सेकंड वन जो है वो फार्मर्स का, और दैन थर्ड वन हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एंशिएंट इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे टाउन्स जो है उनको डेवलप किया गया. एक बार थोड़ा सा हम लोग हल्का सा ब्रशिंग कर लेते हैं. 2650 BC से लेकर 1750 BC तक का जो पीरियड है, ये पीरियड हड़प्पा का एक पीक पीरियड है, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे टाउन्स, क्योंकि इस समय तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेड काफ़ी हद तक फ्लॉरिश हो रहा था, दैट्स वाई इसीलिए लार्ज स्केल के ऊपर टाउन्स जो है उनको डेवलप किया गया. 1750 BC से लेकर 600 BC, ऑलमोस्ट 1000 ईयर के पीरियड में हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो इस्टेब्लिश हुए. ये चेंजेस न केवल आर्यंस जो कि हमारे इंडिया के अंदर फॉरेनर एक ट्राइब के रूप में आए थे उनके द्वारा किए गए, बल्कि साथ ही हम लोग देखें तो एक सबसे बड़ा जो चेंज हमारे इंडिया के अंदर इस पीरियड में आया वो वापस से एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का डेवलप होना, जिसको हम लोग एग्रीरियन सोसाइटी के नाम से बुलाते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है. नाउ 1000 BC के अंदर हम लोग देखते हैं कि आर्यंस जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसको सप्त सैंध प्रदेश के नाम से बुलाया गया, इसमें इस्टेब्लिश हो चुके थे. 1000 से लेकर 800 BC का पीरियड जो है ये वैदिक पीरियड के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है वो हमारे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए. इनमें से मेजर डेवलपमेंट जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट का डेवलपमेंट था, जिसमें ऋग्वेदास और अदर वेदास जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए. ना केवल ऋग्वेदास बल्कि हम लोग देखें तो इस पीरियड के अंदर आर्यंस जो थे उन्होंने अपने कबीला, जिनको ट्राइब्स कह सकते हैं, इन ट्राइब्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था. दैट्स वाई जैसे जैसे ट्राइब जो है इसका एरिया बढ़ने लगा, हम देखें तो इसके लिए अलग अलग डिफरेंट टर्म्स जो है वो यूटिलाइज़ किए गए. जना, दैट्स मीन पीपल्स, और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि 800 BC तक आते आते जनास जो है ये जनपद के अंदर कन्वर्ट हुए, और आगे चलकर यही जनपद जो है वो महाजनपदास के रूप में इस्टेब्लिश हुए, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे. नाउ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक लॉन्ग स्पैन जिसकी बात की गई है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स, जो कि एक तरह से कहा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड अप के साथ में इस पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ. इस पीरियड 1500 ईयर के स्पैन के अंदर हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर कई सारे डिफरेंट डेवलपमेंट्स जो है वो हमारे इंडिया में हुए. मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पीरियड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो रिलीजियस टेक्स्ट जो कि आर्यंस के द्वारा डेवलप किए गए थे उनको इस समय बाकायदा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया. इसमें से अगर हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट हमारे आता है वो ऋग्वेदास का आता है. दैन ऋग्वेदास के साथ में हम लोग देखें तो इसमें नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू और पार्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर हम लोग देखें तो कई सारे एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो है उनका राइज होते हुए हमारे सामने आता है. हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनके बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि ट्रेड के ऊपर बेस थी, नाउ अब अगेन वो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के अंदर. इसी के साथ में हम लोग देखें तो है ना सदर्न इंडिया में, स्पेशली डेक्कन और फर्दर साउथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स मिले जिसमें ये बताया जा सकता है कि पीपल्स का मेजर ऑक्यूपेशन जो है वो पेस्ट्रोलिज्म भी था. दैन साथ ही जब हम लोग साउथ इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली 1000 BC जो कि वैदिक पीरियड के आसपास का पीरियड है, इस समय अगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर हमें एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, और वो है यहाँ पर मेगालिथ्स का राइज होना. मेगालिथ्स का मतलब था जब एक है ना पर्सन जिसकी डेथ हो जाती थी उसको है ना बरीड किया जाता था, तो उसके बरियल्स के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोन जो है वो रख दिया जाता था, जिसको मेगालिथ्स के नाम से कॉल किया गया. नाउ इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो एक इंसिडेंट के साथ में होती है, एक एविडेंसेस के साथ में होती है, जिसका नाम प्रिंसिप एंड पिएदसी है. ऑल ऑफ यू, जेम्स प्रिंसिप ये एक ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे, और इनका न केवल है ना अपनी कंपनी के लिए इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, बल्कि हम लोग देखें तो जेम्स प्रिंसिप जो है ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर रहा, वो उन्होंने दो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसको ब्राह्मियन खरोष्ठी जो कहा गया उसको डेसिफ्रेट किया.
इन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को रीड आउट करने में इनको सक्सेस मिली और ये पीरियड जो है ये 19th सेंचुरी का 1830s का डिकेड था। ऑलमोस्ट 1838 के आसपास में हम लोग देखें तो उन्होंने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को रीड आउट किया। इन स्क्रिप्ट्स को जब उन्होंने रीड आउट किया, कई सारे डिफरेंट इंस्क्रिप्शन जो है वो इन स्क्रिप्ट्स के अंदर मिले थे, और जब उन्होंने इन इंस्क्रिप्शन को रीड करने की स्टार्ट किया तो उन्होंने एक कॉमन फाइंडिंग को उन्होंने फाइंड आउट किया। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो इंस्क्रिप्शन जो थे उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइटल जो है वो यूज़ किया जा रहा था बार बार, और उसका वो था पियादासी। पियादसी मतलब इसका अगर हम लोगों ने लिटरेरी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी जो सुनने में सुखद या देखने में जो सुखद लगता है उसके बारे में। पियादसी देखना, एक तरह से कहा जाए जो देखने में सुखद है उसे पियादसी के नाम से बुलाया गया। ये पियादसी के साथ में हम लोग देखें तो इसके साथ में सम ऑफ द टाइटल जो है वो देवानाम प्रिय भी है जो कि इसके साथ में मिला है। नाउ जब इस पियादसी के बारे में जब सर्च किया गया तो आगे चलकर इस बात पे मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो एग्री हुए कि पियादसी जो है वो डेफिनेटली एक टाइटल था जो कि मौर्यन एम्परर जिनका नाम अशोका मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, उनके द्वारा ये पियादसी वर्ड जो है ये यूटिलाइज किया गया। नाउ इसी चैप्टर के अंदर से सेकंड जो हमारा एस्पेक्ट जिसको हम लोगों को रीड आउट करना है वो है अर्लीस्ट स्टेट। मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से वैदिक पीरियड के अंदर हम लोग देखें तो वैदिक पीरियड में जो है वो जनपदास के अंदर कन्वर्ट हुए, और इसी तरह से जनपदास जो है वो आगे चलकर 6th सेंचुरी BC तक आते आते हम लोग देखें तो महाजनपदास के अंदर कन्वर्ट होते हुए हमारे सामने आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 16 महाजनपदास को रीड आउट करेंगे, और इसी महाजनपदा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपदा जिसके बारे में हमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना है वो मगध है। 16 महाजनपदास की बात करें तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 16 महाजनपदास जो है ये 6th सेंचुरी BC के अंदर इस्टेब्लिश हुई। आप लोगों को 11th क्लास के अंदर भी तो, और शायद है ना आपकी जो जूनियर क्लासेस है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि 6th सेंचुरी BC जो है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना केवल इंडियन हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। 6th सेंचुरी BC के अंदर हम लोग देखें तो हम ये पाते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कई सारे डेवलपमेंट जो है वो इस समय इस्टेब्लिश हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो 6th सेंचुरी BC तक आते आते हम लोग देखें तो कई सारे डेवलपमेंट हमारे सामने हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन जो है उसको लार्जली यूटिलाइज किया जाने लगा, और इस आयरन की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर कई सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक सक्सेस मिली। ट्रेड इस समय तक बढ़ चुका था, दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो ट्रेड के जो रूट्स थे उन रूट्स के ऊपर कई सारे टाउन्स जो है वो इस्टेब्लिश होते हुए हमारे सामने आते हैं। 6th सेंचुरी BC में हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 2 नए रिलीजन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहला जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। 6th सेंचुरी के अंदर ही हम लोग बात करें, 6th सेंचुरी BC में ही हम लोग बात करें तो इस समय तक हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर लार्जर किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट होते हुए मिलता है, जिनको हम लोग महाजनपदास के नाम से बुलाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो महाजनपदास के बारे में जो हमारे सामने सोर्स आते हैं उन सोर्स में आइदर या तो बुद्धिस्ट या फिर जैनिज्म टेक्स्ट है, जो कि इन 16 महाजनपदास के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन 16 महाजनपदास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो महाजनपदास थे उनमें वज्जी, मगधा, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, जो कि आपके सामने मैंने मैप दिया है, इस मैप के अंदर आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे। इन महाजनपदास की कुछ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है, जिनमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बताना चाहूँगा। पहला, महाजनपदास नॉर्मली ये किंग के द्वारा रूल थे, और नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि किंग के द्वारा है तो डेफिनेटली वो मोनार्की सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हम देखें तो इन महाजनपदास में से सम ऑफ द महाजनपदास जो है वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक फीचर्स के बेस के ऊपर थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो रिपब्लिकन कंट्रीज़ जो होती है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उसको पीपल सिलेक्ट किया करते थे, और दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो इन सम ऑफ द महाजनपदास में से पीपल्स जो है वो इलेक्ट किया करते थे अपने रूलर्स को, और दैट्स वाई इसीलिए इनको संघास और गणास के नाम से इनको बुलाया गया। इन्हीं महाजनपदास की एक और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें से सबसे एक और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो है कि हर महाजनपदा की अपनी खुद की एक कैपिटल हुआ करती थी, जो कि फोर्टिफाइड हुआ करती थी। नाउ इन्हीं महाजनपदास में से सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपदा जो है दैट इज़ मगधा।
मगध बेसिकली अगर हम लोग इसके अगर लोकेशन की बात करें तो मगध की लोकेशन हमारे इंडिया के बिहार जो कि स्टेट है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बिहार और इसके सराउंडिंग स्टेट जिसमें झारखंड और वेस्ट बंगाल है, वो हम लोग कह सकते हैं कि एंशियंट मगधा का पार्ट था। मगधा 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हम लोग देखें तो ये एक मेजर पावरफुल किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश हुआ और इसके लिए कई सारी फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहे। जैसे सम ऑफ द फैक्टर्स मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। फर्स्ट वन फैक्टर जो है दैट इज़ फर्टाइल लैंड। आप देखें तो ये एरिया जो है ये रिवराइन एरिया है और यहाँ पर कई सारी डिफरेंट रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। इनमें से मेजर रिवर जो है दैट इज़ रिवर गंगा, और इसी रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स हैं वो इस एरिया के अंदर अपने वाटर को लेकर फ्लो होती है, और दैट्स वाई इसीलिए ये लैंड जो है ये काफ़ी फर्टाइल है। फर्टिलिटी लिए हुए का मतलब ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर थी और पीपल्स जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट थे। सेकेंड वन फैक्टर जो है दैट इज़ आयरन। ये एरिया जो है ये आयरन माइंस के लिए काफ़ी फेमस है। आज भी आप देखें तो हमारे मोस्ट ऑफ द आयरन जो है वो इसी एरिया से हमें अचीव होता है, और ये आयरन जो है ये मगधा रूलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वॉट एवर जो आर्म्स से जो वेपन्स जो थे उनको बनाने में आयरन यूटिलाइज किया जाता था, और इस आयरन को वो लोग अपने ही स्टेट के अंदर अचीव करते थे। दैट्स वाई इसीलिए एक लार्ज स्केल के ऊपर आर्मी जो है वो काफ़ी पावरफुल कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिलती है मगधा की। दैन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ फॉरेस्ट। ये एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया भी था, क्योंकि हम लोग देखें तो यहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर रेन मिलती है, और दैट्स वाई इसीलिए यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे। डेंस फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर थे। और फॉरेस्ट के अंदर ही हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मिलने वाले एनिमल्स, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है दैट इज़ एलिफेंट। ये एलिफेंट जो है ये मगधा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। हम देखें तो मगधा की जो आर्मी जो थी उसका एक मेजर पार्ट जो है वो एलिफेंट्स के द्वारा कवर किया जाता था। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ रिवर्स। ये एरिया मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ये रिवराइन एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स जो है ये फ़्लो करती हैं, और ये रिवर्स जो है ये अपने मगधा रूलर्स जो थे उनके लिए एक नेचुरल बाउंड्री को कन्वर्ट करते हुए हमारे सामने आती हैं। कोई भी एनिमी मगधा के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था, उसको रिवर्स को क्रॉस करना पड़ता था, और दैट्स वाई इसीलिए मगधा जो है वो एक लॉन्ग पीरियड तक एनिमीज़ के लिए विक्टोरियस नहीं रह पाया। इसी के साथ में नेक्स्ट वन हम लोग बात करें, एक और फैक्टर जो हमारे सामने आता है दैट इज़ एम्बिशियस किंग का। हम देखते हैं कि मगधा रूलर्स जो थे इनमें कई सारे किंग्स जो है वो काफ़ी एम्बिशियस थे। 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखें तो मगधा के ऊपर एक डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश होते हुए मिलती है जिसका नाम हर्यक डायनेस्टी था, और इसी हर्यक डायनेस्टी के दो इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने मगधा को एक पावरफुल किंगडम के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया। पहले थे अजातशत्रु और दूसरे थे बिम्बिसारा। ये दोनों जो रूलर्स जो थे इन्होंने मगधा को न केवल एक कहना पावरफुल किंगडम बल्कि एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव किंगडम के रूप में भी इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी। इसी एरिया को इसके एरिया को एक्सपेंड करने का काम जो है वो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर रूलर्स थे जिनका नाम महापदम नंदा था उनके द्वारा किया गया। महापदम नंदा के बाद में हम लोग देखते हैं कि नंदा डायनेस्टी जो है ऑलमोस्ट 10 रूलर्स के बाद में डिक्लाइन होते हुए मिलती है, और इसके बाद में मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट इस एरिया के अंदर किया गया। इन रूलर्स ने अपनी पॉलिसीज़, इन रूलर्स ने अपनी ब्रेवरी के चलते हुए मगधा किंगडम जो है उसको एक पावरफुल किंगडम के रूप में कन्वर्ट किया। अर्ली एम्पायर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें मौर्यंस जो है इनके कौन कौन से, एक है ना बोर्ड के अंदर आपका क्वेश्चन आता है कि मौर्यंस जो है उनके बारे में हमें कौन कौन से सोर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग इसमें ना फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास की बात करेंगे। इनमें हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे जो कि मौर्यास के बारे में हमें बताते हैं। दैन एडमिनिस्ट्रेटिव द एम्पायर, इसमें हम लोग बात करेंगे कि एम्पायर जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये जो मौर्यन एम्पायर जो है क्या ये सच में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जब हम लोग मौर्यास के फाइंडिंग की बात करते हैं, जब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं, आप लोग सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपको मालूम है कि हिस्ट्री जो है वो अपने सोर्सेज के ऊपर बेस होती है। मौर्यास की बात करें तो यहाँ पर हमें दो सोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हम लोग बात करें तो हमारे पास में दो टेक्स्ट जो है वो
अवेलेबल होते हैं, जो कि है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट नॉलेज, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना सोर्स जो है वो हमें मौर्यास के बारे में बताते हैं। इसमें पहला जो है दैट इज़ मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज आपको मालूम ही होगा, सेल्यूकस निकेटर जो कि ना सिकंदर के एक है ना आर्मी एक कमांडर थे, उनके द्वारा मेगास्थनीज जो है उनको एक एम्बेसडर के रूप में मौर्य के अंदर भेजा गया। मौर्य एम्पायर में रहते हुए उन्होंने इंडिका जो है उसको उन्होंने लिखने का काम किया। इसी तरह से सेकंड वन जो है एंशिएंट टेक्स्ट जो हमें अवेलेबल होता है वो कौटिल्य का है, अर्थशास्त्र, जो कि एक पॉलिटिकल बेस्ड टेक्स्ट है, जो कि हमें बताता है कि मौर्य जो है उनका पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरीके की थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम लोग बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हमें कई सारे स्कल्पचर, क्योंकि इस समय तक हम लोग देखें तो फॉरेन रूलर्स हमारे इंडिया में आ चुके थे, ईरानीज या फिर है ना ईरानी ससानीज पीपल थे, या फिर इसके अलावा हम लोग देखें तो है ना इंडो सैसन पारसीज जो थे वो इस्टेब्लिश होते हुए मिले। इनके द्वारा जो हमें स्कल्पचर मेकिंग जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई, वो स्कल्पचर जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं। दैन इसके अलावा कॉइन्स, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी का एक और फीचर जो हमारे सामने आता है वो हमारे इंडिया में कॉइनेज का स्टार्ट होते हुए मिलता है, जिसको हम लोग है ना अर्लियर जो कॉइन्स होते हैं उनको पंचमार्क कॉइन्स के नाम से बुलाया गया, और बाद में हम लोग देखें तो कॉइन्स का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होते हुए हमारे सामने आता है। कॉइन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूलर्स के टाइटल्स, रूलर्स के इमेजेस, और जहाँ पे भी कॉइन्स मिलते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि वो पूरा एरिया जो है वो उसी किंगडम के अंडर में रहा होगा। दैन नेक्स्ट वन जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मिलता है दैट इज़ इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स एंड रॉक्स। हम लोग देखें तो कई सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें पिलर्स और रॉक्स पे मिले हैं, और ये इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें मौर्यास के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देते हैं। नाउ फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें 6th सेंचुरी बीसी के बाद में, स्पेशली जब 4th सेंचुरी, जब है ना मौर्यास 321 बीसी के अंदर जब मौर्यास ऐसे रूलर के रूप में इस्टेब्लिश हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने इंडिया के सबसे लार्जेस्ट किंगडम को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो कि आपके सामने मैप के अंदर है, जिसमें आप देखें तो अफ़गानिस्तान, ईरान से लेकर आप देखें तो साउथ इंडिया, और इवन अगर हम लोग देखें तो ईस्ट इंडिया तक, ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है ये मौर्यास के अंदर में था। आप सोच सकते हैं आज से है ना ऑलमोस्ट है ना 2000 ईयर बैक इतना बड़ा एरिया जो है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता होगा, ये रूलर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम देखें तो मौर्य जो है उन्होंने जब है ना अपने इस इतने बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो है उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जैसे उन्होंने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स जो है उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो कि एज ए प्रोविंशियल कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश की जाती थी। इनमें तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र और तोसाली, ये अलग अलग कैपिटल्स थी, जो कि है ना प्रोविंशियल किंगडम्स की कैपिटल्स के रूप में रूल्ड आउट किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो है ना मैगस्थनीज जो है वो हमारे मौर्यंस के बारे में काफ़ी कुछ सोर्सेज देते हैं, और वो ये बताते हैं कि मौर्यास की आर्मी जो है वो काफ़ी लार्जेस्ट आर्मी थी, और इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए 6 सब कमिटीज़ जो है वो वर्क करती थी। दैट्स मीन पूरी आर्मी को कंट्रोल करने का काम एक कमेटी के द्वारा होता था, और उसकी हेल्प करने के लिए 6 सब कमिटीज़ जो है वो इसके लिए इस्टेब्लिश की जाती थी। 6 सब कमिटीज़ के अंदर हम लोग देखें तो इसमें आर्टिलरी, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट, ट्रांसपोर्टेशन, कई डिफरेंट है ना कमिटीज़ को इसमें इस्टेब्लिश किया जाता था। दैन इसी के साथ में हम लोग देखें तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अशोका के कॉन्ट्रीब्यूशन की हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, जिन्होंने अपने धमा का मतलब आप लोग है ना नेचुरली इसको गलत समझते हैं। धमा का मतलब यहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं है, बल्कि धमा का मतलब यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को बिल्ड किया, और इवन उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जो है उनको उन्होंने अपॉइंट किया, जिसको धम्म महामाता के नाम से बुलाया गया। जब हम लोग मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि मौर्यन एम्पायर क्या सच में इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर हम लोग देखें तो है ना इसको इम्पोर्टेंस को लेकर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, पहला फेवर में और दूसरा अगेंस्ट में। फेवर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य एक फर्स्ट एम्पायर था जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, जिसने एक लार्जर एरिया इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सम ऑफ द हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि मौर्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि वो जस्ट 150 ईयर्स के अंदर ही उनका डिक्लाइन हो गया था। अभी तक हम लोग देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर डिबेट जो है वो हिस्टोरियंस के अंदर आज भी हमें देखने को मिलती है।